हिंदी संक्रांति के फेसबुक पेज पर जितने भी विद्यार्थी आज हमसे जुड़े हैं, हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं। हिंदी संक्रांति की ये एक नई पेशकश कहिए, आप एक नया प्रयास कहिए कि लाइव के माध्यम से हम अपने बच्चों को कोरोना काल में जो समस्याएं आई उनको दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अध्ययन अध्यापन की सुचारू व्यवस्था हम बनाने की कोशिश में हैं और उसी के तहत हमने यह शुरुआत की है। हम प्रत्येक व्याकरण के टॉपिक को, प्रत्येक उपविषय को यहाँ प्रस्तुत करेंगे। मैं डॉक्टर हरपाल जी हिंदी देखेंगे और यदि आप लोगों का हमें रिस्पांस मिलता है, हमारा प्रयास रहेगा कि हम अन्य विषयों के अध्यापकों को भी इस बात पर राजी करें, इस बात पर उनकी सहमति लें कि वे हमारे इस मंच पर अपनी प्रस्तुति दें। हिंदी के अलावा गणित, विज्ञान, एसएसटी, जो अन्य चीजें हैं, वो सब की सब आपके लिए फेसबुक लाइव के माध्यम से प्रस्तुत की जाए। और आपको इन चीजों से जुड़ी हुई जो भी दिक्कतें लगती है, जो भी आपको लगता है कि भाई ये बात समझ में नहीं आई, उसे आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, आप अपना कमेंट दे सकते हैं। जब आप अपना कमेंट देंगे तो निसंदेह वो हम तक पहुंचेगा और हम उसे अध्यापक तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे बच्चों, हिंदी संक्रांति के बारे में आप जान ही गए हैं। हिंदी संक्रांति एक ऐसा समूह है जो प्रयास करता है कि बच्चों को ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन की परंपरा को बनाए रखे, उन्हें जो समस्याएं इस कोरोना काल के चलते आई हैं वो समस्याएं दूर हो सके। और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, हिंदी संक्रांति ने पिछली कई गतिविधियों में शुरुआत तो की थी कक्षा 10वीं और 12वीं की छमाही परीक्षा से, और बड़ा आश्चर्य हुआ कि लगभग 29,000 से ज्यादा, 29,264 विद्यार्थियों ने वह 10वीं और 12वीं की छमाही परीक्षा दी थी। इसके लिए हमारे सभी शिक्षक साथी, हमारे अधिकारीगण, सभी विद्यार्थी, उनको निसंदेह मैं धन्यवाद करता हूं, उन्हें उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हिंदी संक्रांति मंच पर अपना विश्वास दिखाया और आप लगातार हमारी गतिविधियों से जुड़े रहे। उसके बाद हमने 9वीं 11वीं की परीक्षा ली, उसमें 15,000 के करीब बच्चों ने भाग लिया। उसके बाद सीधा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से हमने प्रयास किया कि जो रचनाकार हमारे पाठ्यक्रम में हैं, उन रचनाकारों को और बच्चों के सामने लाया जाए। उससे बच्चे भी लाभान्वित हुए, हमारे शिक्षक साथी भी लाभान्वित हुए, उन सबको बड़ा अच्छा लगा। और उस कड़ी में हमने पहले तो जोड़ा मधु कांकरिया जी को। उन्होंने बड़ी सहजता से अपनी बातें रखी, अपने बारे में बताया, अपने कृतित्व व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया। साना साना हाथ जोड़ उनकी जो रचना कक्षा 10वीं में संकलित है, पाठ्यक्रम में संकलित है, उसकी लेखिका हैं मधु कांकरिया जी। उसे अगली कड़ी में, सीधा संवाद की अगली कड़ी में, राजेश जोशी जी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रचनाकार हैं, कवि हैं। उनकी कविता कक्षा 9वीं में संकलित है बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो उनसे मिलना हुआ, उनसे बातें हुई, बच्चों के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर उन्होंने बड़ी सहजता से, बड़े अच्छे ढंग से दिए। बड़ा आनंद उन्होंने लिया, मेरी बात हुई उनसे तो उन्हें बड़ा आनंद आया आप लोगों से मिलकर के। तो इसी तरह की गतिविधियां, अभी 30 दिसंबर को एक और परीक्षा का आयोजन हिंदी संक्रांति परिवार ने किया। कक्षा 10वीं और 12वीं के लिए त्रैमासिक परीक्षा हिंदी की रखी गई और आश्चर्यजनक बात यह रही कि उसमें भी 25,500 बच्चों ने भाग लिया। तो हमारे हर कदम पर आप हमारा साथ दे रहे हैं। यहाँ भी फेसबुक लाइव के माध्यम से भी आप
हमारी इस कक्षा में जुड़े हुए हैं, तो मैं ये महसूस कर रहा हूं कि आप लोगों ने एक ऊर्जा हमारे अंदर पैदा की है। आप जितने भी प्रयास आपके चल रहे हैं, आप हमसे जुड़ते हैं, हमारे प्रयासों को, हमारे एक एक गतिविधि को आप देखते हैं, उसमें योगदान देते हैं, और इससे हमारा बल दुगना हो जाता है, चौगुना हो जाता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों का, पुनः सभी साथी शिक्षकों का और अपने अधिकारियों का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जो लगातार हमें कदम दर कदम हमें और ऊर्जा दे रहे हैं, हमारा सम्मान कर रहे हैं, हमें हम पर विश्वास जता रहे हैं। आज की जो ये लाइव क्लास की हम शुरुआत कर रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है। अब वो क्या है, बहुत सारे विद्यालयों में हमने देखा है, महसूस किया है कि वहाँ विषय विशेष का जो अध्यापक है उसकी पोस्ट खाली है। मान लीजिए हिंदी का ही किसी विद्यालय में अध्यापक नहीं है। अब कक्षा 10वीं 12वीं 9 से 12वीं के जो विद्यार्थी हैं, जो कक्षाएं हैं, वो प्रभावित होती हैं। हम विचार कर रहे थे कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं एक जगह से लगातार कक्षाएं ली जाएं, और वे विद्यार्थी जिनके अध्यापक नहीं हैं, जिनकी पोस्ट खाली है, और उनकी पोस्ट खाली होने की वजह से विद्यार्थियों को लगातार झेलना पड़ता है, उनकी पढ़ाई में बाधा उत्पन्न होती है, वे समझ नहीं पाते हैं, तो इसकी भी एक बड़ी जो कमी होती है, एक जो बड़ी बाधा होती है, उसको भी दूर किया जा सके। तो उसी क्रम को शुरू करते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं संधि और उसके भेदों के बारे में। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये चीजें क्या हैं, इनका क्या महत्व है हमारे लिए। सबसे पहले तो हमें यही जानना चाहिए कि इन चीजों का हमारे लिए क्या महत्व है। तो इन चीजों का महत्व, यदि हम महत्व पर बात करें, तो आपको मैं बताना चाहूंगा एक प्रक्रिया होती है शब्द निर्माण की। जो रूढ़ शब्द हैं वे तो परंपराओं से चले आते हैं, और उनमें कोई दसियों वर्षों में कहीं जाकर के कोई 1 2 4 शब्द जुड़ते हैं। रूढ़ शब्द जो परंपराओं से हैं, उन्हीं रूढ़ शब्दों को एक दूसरे से मिला करके और नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। इसके नए शब्दों के निर्माण में जो 4 मुख्य स्तंभ हैं, 4 मुख्य स्तंभों में एक है उपसर्ग। उपसर्ग आपने देखा होगा, जैसे उप है, उप लगा करके कई शब्दों में उप जोड़ते हम चले जाएंगे तो नए नए शब्दों का निर्माण होता चलेगा। जैसे शेष में भी लगा दिया, विशेष हो गया, और अनय प्रत्यय लगा दिया तो विशेषण हो गया। तो उपसर्ग, प्रत्यय और संधि, समास, ये 4 मुख्य आधार स्तंभ हैं शब्दों के निर्माण के। तो संधि की बात यदि हम करें, संधि में 2 वर्णों का मेल, ये 2 वर्ण हैं, वो एक दूसरे से मिलेंगे और मिलने के बाद उसमें विकार आता है। जो विकार आता है उसी विकार को संधि कहा जाता है। यूं तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ है, संधि का मतलब मेल होता है, समझौता, मेल, संयोग, मिलन, जोड़, तो ये संधि के अर्थ हैं। तो अब इस अर्थ से हम उस प्रक्रिया को जोड़ें, उसे देखें, तो आपको पता लगेगा कि एक वर्ण और दूसरे वर्ण के जैसे ही निकट आता है, वैसे ही उस वर्ण में परिवर्तन आता है, और परिवर्तन ही संधि कहलाता है। आइए पीपीटी के माध्यम से आपको और थोड़ा स्पष्ट करते हुए इस कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो ये देखिए, आज की प्रस्तुति प्रभुदयाल हंस, और सारा श्रेय जाता है हिंदी संक्रांति और हिंदी संक्रांति के पूरे सभी साथियों को, सभी विद्यार्थियों को, क्योंकि वे यदि हमें ऊर्जा नहीं देते, वे यदि हमें नहीं देखते, हमारी बात नहीं समझते,
हमारे प्रयासों को बल नहीं देते तो ये कड़ी जो हम जोड़ रहे हैं ये शायद जोड़ना संभव नहीं हो पाता। तो संधि और उसके भेद प्रस्तुति लेकर के मैं आपके बीच प्रभु दयाल हंस, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय होडल, जिला पलवल। तो आइए देखते हैं, पढ़ते हैं संधि की परिभाषा। संधि शब्द का अर्थ है मेल, जोड़, समझौता। अब ये मेल, ये जोड़, समझौता ये किन के बीच है ये देखना जरूरी है। दो निकटवर्ती वर्णों के आपस में मेल से, दो निकटवर्ती जो वर्ण हैं अलग अलग आप देखेंगे कि जैसे जैसे दो वर्ण निकट आते हैं उन वर्णों में निकट आने से एक विकार आता है, एक परिवर्तन आता है, और उस विकार या परिवर्तन को हम संधि कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे पहला है देव और दूसरा है इंद्र, दो शब्द हैं यहाँ। अब देव में जो व है वह में अ जुड़ा हुआ है, तो अ वर्ण और ई वर्ण, अ और ई दोनों मिलकर के ए में बदलते हैं और इसलिए देव जमा इंद्र मिलकर के बन जाता है देवेंद्र। अब दूसरा देखिए, भानु जमा उदय, भानु में ऊ और उदय में भी ऊ। अब ऊ और ऊ मिलकर के ऊ में बदल जाते हैं तो भानु जमा उदय हो जाता है भानुदय। सम जमा तोष, म और म के बाद आ गया त, तो म अनुस्वार में बदल जाता है तो सम जमा तोष हो जाता है संतोष। निहि जमा रव, विसर्ग आ गया है, विसर्ग के बाद र आ गया और यहां बदलाव आया, विसर्ग यहां बड़ी ई, जिसे हम बड़ी ई कहते हैं, दीर्घ ई जो है उसमें नीरव, नी जमा रव मिलकर के बन गया नीरव। और इस तरह से ये दो निकटवर्ती वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं और मिलने के बाद उनमें परिवर्तन आता है, विकार आता है, और जिसे हम संधि कहते हैं। अब हम बात करेंगे संधि के भेदों की। संधि के जो भेद हैं वो तीन हैं। संधि तीन प्रकार की होती है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब यहाँ जैसे हम संधि की परिभाषा देख रहे थे, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहा जाता है। अब इनकी भी परिभाषा थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए आप याद कर सकते हैं। देखिए, संधि की तो हो गई दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से आने वाला परिवर्तन संधि कहलाता है। स्वर संधि की क्या होगी? स्वर संधि की होगी दो स्वरों के निकट आने से होने वाला परिवर्तन। पहले संधि में तो था दो वर्णों के निकट आने से, लेकिन स्वर संधि क्योंकि उसमें स्वर शामिल है, दो स्वरों के बीच वह संधि होती है, तो इसलिए हम ये कहेंगे इसकी परिभाषा में कि दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। अब इसी तरह से व्यंजन संधि देखिए। व्यंजन संधि में क्या है? दो व्यंजन या व्यंजन के बाद व्यंजन आ जाए या स्वर आ जाए, तो वह जो बदलाव आएगा, जो परिवर्तन आएगा, वह व्यंजन संधि कहलाएगा। विसर्ग संधि में क्या होता है? विसर्ग संधि में इसकी परिभाषा यदि हम याद करें तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने से होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न कक्षाओं में आप संधि की परिभाषा, स्वर संधि की परिभाषा, व्यंजन संधि की परिभाषा और विसर्ग संधि की परिभाषा पढ़ते रहे हैं, याद करते रहे हैं, रट्टा मारते रहे हैं। अब मैं जो बताने का प्रयास कर रहा हूं, मात्र थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आप उसमें करते जाइए और आपकी चारों परिभाषाएं आपको याद हो जाएंगी। संधि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो परिवर्तन आता है वो संधि होता है। स्वर संधि, अब वहां वर्णों की जगह आप स्वर कर दीजिए। दो निकटवर्ती स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद व्यंजन या स्वर आने से
जो परिवर्तन आता है व्यंजन के बाद, या कहिए दो व्यंजनों में, उन दो व्यंजनों के मेल से, या व्यंजन के बाद व्यंजन और स्वर के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार आता है, जो परिवर्तन होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो इस तरह से ये संधि की परिभाषाएं हैं, और आज हम केवल एक संधि पर बात करेंगे, और वह है तीनों भेदों में से पहली स्वर संधि। तो आइए स्वर संधि पर बात करते हैं। दो स्वरों के मेल से, अब स्वर संधि में ये याद रखिए, आपको ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वर आ गया तो स्वर का मतलब है दो स्वरों का मेल होगा, तो दो स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन या विकार को स्वर संधि कहा जाता है। अब उदाहरण देखें, क्या विकार आता है, कैसे विकार आता है। यहां देखिए, हिम जमा आलय। अब म में शामिल है अ। यहां हम एक बार आपको और बता देते हैं, जो म है, म में शामिल है अ, और इसके साथ मिल जाता है आ। अब देखिए, आप देख पा रहे हैं दो स्वर मिले हैं। अब परिवर्तन क्या आया कि इन दो स्वरों को मिला के हो गया एक स्वर आ, और ये बन गया फिर हिम जमा आलय हिमालय, ये फिर हिमालय हो जाए। तो ये परिवर्तन आया। यहाँ अ और आ, दो जो हमारे स्वर हैं, ये दोनों परिवर्तित होकर एक बन गए, इसलिए यहाँ संधि हुई, और संधि हुई स्वरों के बीच, इसलिए ये हुई स्वर संधि। चरण जमा अमृत, इसमें भी वही बात है, चरण में आ और अमृत में आ और आ, दो आ हैं और दोनों मिलकर आ बन गए आ, इसलिए यहां हो गया चरण जमा अमृत चरणामृत। तीसरा उदाहरण आप देखिए, विद्यालय विद्या जमा आलय। अब यहां देखिए, यहाँ आ है और यहां भी आ है, आ और आ, तो ये बन गया आपका एक आ, दो आ मिले और उनमें परिवर्तन आकर के वो एक ही रह गया, इसलिए यहाँ विद्या जमा आलय मिलकर के बना विद्यालय। तो स्वर संधि दो स्वरों के मेल से होने वाला परिवर्तन। अब हम बात करेंगे संधि के, स्वर संधि के प्रकारों की। स्वर संधि के प्रकारों पे आइए। स्वर संधि के जो प्रकार हैं वो है पांच प्रकार हैं। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि, और पांचवा है अयाधि संधि। ये आपके पांच भेद हैं स्वर संधि के, पांच प्रकार हैं। अब इन पांचों प्रकारों को पर बात करने से पहले मैं यहाँ एक और चीज पे बात करूंगा, हो सकता है आपको ये चीज नहीं लगे। मैं बताना चाहूंगा कि स्वरों को एक क्रमबद्ध तरीके से यदि हम जोड़ें या उसके जोड़ने को याद रखें, तो निश्चित रूप से हम इन पांचों संधि के जो प्रकार हैं इनको आराम से समझ सकते हैं। देखिए, अब यहाँ आ जाइए, हमारे जो स्वर हैं हम इन्हें यहाँ तीन हिस्सों में बांट देते हैं, ए, बी और सी। ये तीन हिस्से हो गए हमारे। ए में क्या आया, अ और आ, ये दो जो स्वर हैं ये हमारे आ गए ए में। बी में आया ई, उ, री, ये पांच वर्ण हमारे बी में आ गए। और सी जो हमने हिस्सा बनाया है वो, उसमें आया ए, आई, ओ, औ, ये चार जो स्वर हैं ये इसमें आ गए। अब आप देखिए किस तरह से एक क्रम से संधि चलती है। अभी तक हो सकता है आपने ध्यान दिया हो ना दिया हो, लेकिन अब मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से संधि एक क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ती है, और यदि वह क्रम आपको याद रह पाया तो निश्चित रूप से आप संधि को कभी भूल नहीं सकते, विशेषकर स्वर संधि को। देखिए, अब पहली जो संधि का प्रकार हम आपको बता रहे थे वो थी दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में क्या याद रखना है आपको, ए प्लस ए। ए प्लस ए का मतलब क्या है, ए, आ, ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, इन दोनों का मेल होता है, क्रम कोई भी रहे, इनके साथ ई, उ, ये जो हैं
ए आ ये सजातीय एक दूसरे से मिलेंगे, ई ई ये सजातीय एक दूसरे से मिलेंगे, और ऊ ये सजातीय हैं, ये एक दूसरे से मिलेंगे। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो ये अपना दीर्घ रूप ले लेते हैं। जैसे अब यहां देखिए, ये अ जमा आ, तो दोनों मिलकर के हो गए आ। अब यहाँ ये ध्यान रखना है आपको कि आ जो है वो जरूरी नहीं है पीछे ही मिले, वो आगे भी आ सकता है। आ जमा ए भी हो सकता है वो, और आ भी हो सकता है, तब भी आ होगा। तो दीर्घ संधि में जब दो सजातीय स्वर मिलते हैं तो वह अपना दीर्घ रूप ले लेते हैं। सजातीय स्वरों में एक ह्रस्व है और दूसरा दीर्घ है, और दीर्घ संधि में वह हमेशा किसी भी रूप में मिले अपने दीर्घ रूप को ही प्राप्त करेगा। जैसे यहाँ ए जमा आ हो गया, ई जमा ई बराबर ई, ऊ जमा ऊ बराबर ऊ, ये दीर्घ रूप है। और ये होगा ए प्लस ए संकेत हम याद रखें। ए प्लस ए का मतलब है ए आ दोनों एक दूसरे से मिले, ई दोनों एक दूसरे से किसी भी रूप में मिले, और ऊ दोनों एक दूसरे से किसी भी रूप में मिले। अब आगे बढ़ते हैं, इसको दीर्घ संधि को हम आगे उदाहरणों के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे अगली स्लाइड में। गुण संधि की ओर बढ़ते हैं। अब गुण संधि का क्या है, अब देखिए यहाँ ए प्लस ए था, अब ए तो रह गया, उसमें प्लस कर दिया बी, तो एक क्रम आप देखिए, क्रम आगे बढ़ा है। ए प्लस ए हुआ, और उसके बाद ए प्लस बी, उसके बाद ए प्लस सी, उसके बाद बी प्लस। अब क्योंकि सी तीन ही हमारे खंड हैं तो सी तक पहुंच गया, तो उसके बाद फिर वो दूसरे से शुरू कर देता है बी से, तो बी प्लस फिर सी प्लस, और इस तरह से ये पांचों जो भेद हैं स्वर संधि के वो एक क्रम में संपन्न होते हैं। तो गुण संधि को देखिए, ए प्लस बी का मतलब क्या है? ए प्लस बी का मतलब क्या है कि ये जो ए आ हैं दोनों, ये मिलते हैं ई से, और इन दोनों के मिलने से बन जाता है ए आ। जब ई से मिलेंगे तो बनेगा ए, और ए आ यदि ऊ से मिले, यहां मिले, तो बन जाएगा ओ, ये देखिए, तो ओ बनेगा। और ए आ यदि यहां री ऋषि जो है री, इससे मिलते हैं तो बन जाता है ए आ जमा री, ये बन जाता है अर। ये हमारा ए के बाद एक कदम हम और बढ़े तो ए प्लस बी गुण संधि हो गया। ए प्लस बी में क्या होता है, विजातीय मिलते हैं। पहले तो ए आ मिल रहे थे, ई मिल रही थी, ऊ मिल रहे थे आपस में, लेकिन अब क्या है, एक खंड और दूसरे खंड में जाकर के मिलता है, और इस तरह से एक अलग वर्ण पैदा होता है। तो गुण संधि में आप याद रखिए ए ओ अर, ये तीन परिवर्तन आते हैं। ए जब ए आ ई से मिलते हैं तो ए आ ऊ से मिलते हैं तो ओ, और ए आ जब री से मिलते हैं तो हो जाता है अर। ये ध्यान रखना है कि ये जो अर में र है ये हलंत है, हलंत है। वृद्धि संधि में एक कदम और बढ़ता है। क्या बढ़ता है, ए तो हमारा चला ही आ रहा है, देखिए यहां भी ए है, यहां भी ए है, यहां भी ए, अब यहाँ ए फिर बी आया फिर सी आया, एक क्रम चल रहा है। तो वृद्धि संधि में क्या होगा, ए प्लस सी, ए जमा सी। ए जमा सी का मतलब क्या हुआ कि यहाँ ये जो ए है ए आ, ये यहां से मिलता है सीधा जाकर के ए आई ओ औ, इन सी में जो सी खंड में जो हमारे स्वर हैं उनसे जाकर के मिलता है। अब जब उनसे जाकर के मिलेगा तो अब आप देखिए क्या परिवर्तन आता है उसमें। तो परिवर्तन उसमें आता है, ए आ जब ए आई से मिलेगा तो वह वृद्धि हो जाएगी किसमें, गुण में। गुण में ए बना था, अब वृद्धि में वो आई हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। जब गुण में ए बना है तो वृद्धि में जाके वो आई हो जाएगा, गुण में जो ओ बना है वो वृद्धि में जाके औ हो जाएगा। लेकिन कब होगा, तब होगा जब ए आ सी खंड के हमारे ए आई ओ औ इनमें से किसी से मिलेंगे। ए आई से मिलेंगे तो आई बनेगा,
और ओ औ से मिलेंगे तो औ बनेगा। ये वृद्धि संधि है। आगे उदाहरणों के माध्यम से अगली स्लाइड हम जब हम देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यण संधि में देखिए बी प्लस और भिन्न स्वर। बी प्लस का मतलब क्या हुआ, अब तक तो ए आ के साथ मिल रहे थे। देखिए ये तीनों जो संधि है ये हुई ए आ के साथ, ए और आ, ये पहले तो एक दूसरे के साथ मिले, फिर बी वाले खंड में जो स्वर हैं उससे मिले, फिर सी वाले खंड में जो स्वर हैं उनसे मिले। तो इसका मतलब पहली तीन संधियां तो ए आ के बाद बी और सी के स्वरों से मेल करने से ही हो गई। अब चौथा जो मामला है वो है बी प्लस। बी प्लस का मतलब हुआ ई, दोनों ई ई उ ऊ, ये दोनों और री, इनके बाद यदि कोई आता है, ये स्वर आए और इनके बाद कोई स्वर आए, तो फिर इनमें क्या परिवर्तन होता है वो देख लें। कोई सी भी ई यदि आएगी तो ई ये में बदल जाती है, ये में। ये देखिए यहां ये ई और इनके बाद कोई स्वर आ जाए, बी प्लस का मतलब हो गया ई, इनके बाद कोई स्वर तो वो ई बदल जाएगी ये में, और जो स्वर पीछे है वो स्वर उसके ऊपर मात्रा के रूप में सवार हो जाएगा, मात्रा के रूप में चढ़ जाएगा। ऊ ये दोनों यदि आते हैं और इनके बाद कोई स्वर आए तो ऊ दोनों ही वे में बदल जाते हैं, और यदि री है, री के बाद कोई स्वर आता है तो वह रे में बदल जाती है। ये होगा आपका यण संधि। यण संधि का आप समझ सकते हैं, यण संधि यानी यव संधि भी कह सकते हैं आप मनी मन में। यव का मतलब है य और व, ये दो मुख्य रूप से ये वर्ण बनते हैं परिवर्तन होने के बाद। अब आइए अयादि संधि की ओर एक कदम और आगे बढ़ गए। बी प्लस भिन्न स्वर, अब सी प्लस भिन्न स्वर। सी प्लस का मतलब हुआ ए आई ओ औ, ये आएंगे और इनके बाद कोई स्वर आ जाए, पहले शब्द में तो ये होंगे और बाद में कोई दूसरा स्वर आ जाए तो ए जो है वो आय में बदल जाएगा। अब यहां देखिए मैंने चारों को यहां लिखा है, ए आय में बदल रहा है, आई आय में बदल रही है, और ओ अव में, और औ आव में बदल रहा है। यहाँ ये जरूर ध्यान रखिए ये हलंत है पीछे, ये भी हलंत है, ये भी हलंत है और ये भी हलंत है। और क्योंकि टाइप करने में वो हलंत आ नहीं पा रहा था इसलिए मैं नहीं लिख पाया, तो ये ध्यान रखें। अयादि, अयादि संधि के यदि आप शब्द पर ध्यान दें, अयादि, अयादि का मतलब है अय और आदि, अय जमा आदि। अय जमा आदि का मतलब क्या हुआ कि अय जैसे और शब्द बनते हैं, इसमें परिवर्तन जो आता है वो आता है अय, आय, अव, आव, इसलिए उसे अयादि कहा गया है। अय, आय, अव, आप, आव, ये होने के कारण उसे अय जमा आदि, अय जैसे दूसरे शब्द बनेंगे, उनका परिवर्तन होकर वो आएंगे, इसलिए उसे अयादि संधि कहा गया है। अब जो मेरा मुख्य उद्देश्य इस स्लाइड को आपको दिखाने का था वो ध्यान दें। मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था कि इनमें एक क्रम चलता है। आप ऐसे ही रटंत विद्या पे ध्यान नहीं देना है, आपको उस क्रम को पहचानना है। क्या क्रम है? ए प्लस ए, फिर उसके बाद ए प्लस बी, फिर उसके बाद ए प्लस सी, फिर जब सी तक हमारा खत्म हो गया तो फिर दूसरे से शुरू होगा बी प्लस भिन्न स्वर, सी प्लस भिन्न स्वर। अब हम अगली स्लाइड पे चलते हैं और इन चीजों को उदाहरणों के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सबसे पहले हम समझेंगे दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि में जैसा मैं बता रहा था ए प्लस ए, ए प्लस ए मतलब जो सजातीय हमारे वर्ण हैं, जो स्वर हैं ए आ ई उ, इनमें आपस में मेल होता है और मेल होने से परिवर्तन आता है। उसी परिवर्तन को यहां दीर्घ संधि कहा गया है। अब आप देखिए क्या परिवर्तन आता है, कैसे होता है ये। जैसे ए आ जमा ए आ, दोनों किसी भी रूप में मिले तो वो आ बन जाएंगे।
ये परिवर्तन आता है, इसमें दीर्घ रूप में आ जाएंगे। अब यहाँ कैसे कैसे मिलते हैं, वो एक क्रम है उसका भी। ए जमा ए बराबर आ। अब ए जमा ए का मतलब देखिए, धर्म जमा अर्थ। धर्म में जो अंतिम स्वर है वो ए है, अर्थ में भी है। अब अ जमा अ दोनों मिले तो आ बन गए, और इसलिए यहां धर्मार्थ मां यहां आया, धर्मार्थ। ये मां इसलिए आया क्योंकि ए जमा अ दोनों आ में परिवर्तित हो गए। अब इसी का एक और उदाहरण है रामानुचर। राम जमा अनुचर, चरणामृत चरण जमा अमृत, परमार्थ परम जमा अर्थ। अब अगला देखिए, अ जमा आ बराबर आ, हिम जमा आलय हिमालय। अब क्या हुआ, आ पहले है, फिर आ गया आ, ए और फिर आ दोनों, पहले अ जमा आ आया था, अब अ जमा आ आया है। कहने का तात्पर्य ये है कि ये दोनों सजातीय आगे पीछे कैसे भी आ सकते हैं, लेकिन रूप बनेगा इनका दीर्घ, आ बनेगा। उदाहरण देंगे, हिम जमा आलय हिमालय, पुस्तक जमा आलय पुस्तकालय, नित्य जमा आनंद नित्यानंद, रत्न जमा आकर रत्नाकर। अब आ जमा आ कर ले, आ पहले आ जाए आ बाद में आ जाए तो भी आई बनना है। विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, करुणा जमा अवतार, करुणा में आ अवतार में अ, करुणावतार। तथा जमा अपि तथापि, आ जमा अ भी आ ही होगा, और उसके बाद दोनों दीर्घ में आ जाए आ जमा आ तो भी आ होता है। जैसे विद्या जमा आलय, अब विद्या में भी आ है आलय में भी आ है तो बनेगा विद्यालय। महाशय, महाशय में महा जमा आशय दोनों में आ है, महाशय बन गया। विद्यानंद, विद्या जमा आनंद दोनों में आ है, इसलिए विद्यानंद। इसमें भी दीर्घ रूप मिला, दीर्घ रूप में परिवर्तित हुआ। वही प्रक्रिया ई ई इनमें चलती है, दोनों ह्रस्व ई मिलेंगी तब भी दीर्घ होगी। पहली ह्रस्व होगी दूसरी दीर्घ होगी तब भी दीर्घ होगी, पहली दीर्घ होगी दूसरी ह्रस्व होगी तब भी दीर्घ में बदलेगा। उदाहरण देखें, दोनों ह्रस्व हैं तो रवि जमा इंद्र रवींद्र, मुनि जमा इंद्र मुनीन्द्र, कवि जमा इंद्र कवींद्र, और अभि जमा इष्ट अभीष्ट। दीर्घ रूप ई का हो गया। ह्रस्व पहली दूसरी दीर्घ तो भी दीर्घ बनेगी। गिरि, आप देखिए इसमें ह्रस्व है और इसमें दीर्घ है, तब भी जब इसका परिवर्तन हम करेंगे तो बड़ी ई में ही बदलेगी, दीर्घ ई ही बनेगी। गिरीश, मुनि जमा ईश मुनीश, इस तरह से परिवर्तन होगा। पहली दीर्घ है दूसरी ह्रस्व है। मही जमा इंद्र महींद्र, नारी जमा इंदु नारींदु, और दोनों दीर्घ हैं तब भी दीर्घ रहेगी। नदी जमाईश नदीश और मही जमाईश महीश। तो ये ई और उसके बाद उ, उनमें भी दोनों में वही क्रम चलेगा। उदाहरण आप देख लें, भानु जमा उदय भानुदय, विधु जमा उदय विधुदय, लघु जमा ऊर्मि लघूर्मि, सिंधु जमा ऊर्मि सिंधूर्मि, वधु जमा उत्सव वधूत्सव, वधु जमा उल्लेख वधुल्लेख, और भू जमा ऊर्ध्व भूर्ध्व, वधु जमा ऊर्जा वधूर्जा। तो ये दीर्घ संधि में ए प्लस ए आ से मिलेंगे, उनमें परिवर्तन आएगा, उनका दीर्घ रूप। ई दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, परिवर्तन आएगा उसका दीर्घ रूप। उ दोनों मिलेंगे तो परिवर्तन आएगा उनका दीर्घ रूप। तो आइए आगे देखते हैं, अगली संधि है हमारी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है उसे जान लें हम। जैसे हम अभी बता रहे थे आपको, वृद्धि संधि से पहले गुण संधि देखेंगे, वृद्धि के बाद जो क्रम है वो गुण संधि का है।
तो जैसा मैं बता रहा था आपको, गुण संधि में तो होता वही है। ये गुण संधि हमारी ए आ जमा ई, ए आ के बाद जब ई आती है, उनका मेल होता है, तो ई ये ए में परिवर्तित हो जाती हैं। ए आ जमा ई ये ए में परिवर्तित होती है। इसलिए गुण संधि में याद रखें ए ओ अर बनता है। जैसे नर जमा इंद्र, तो नर में ए और इंद्र में ई, दोनों मिलकर के ये बन गए ए, इसलिए बनेगा नरेंद्र। ए आ जमा ऊ, ए आ जब ऊ से मिलते हैं तो यहां भी जो परिवर्तन आता है वो परिवर्तन ओ में बदल जाते हैं। ये ए आ में से कोई भी मिले ऊ से तो ओ में वो परिवर्तन हो जाता है। उदाहरण के रूप में यहां आप देख सकते हैं महाजमा उत्सव, तो ये महोत्सव हो जाता है। और ए आ यदि री से मिलते हैं, री से मिलने के बाद, जैसे उदाहरण के रूप में आपने पहले भी देखा होगा, कल परसों अभी जो परीक्षा हुई थी ना, उसमें भी एक शब्द आया था, एक प्रश्न यही आया था, महाजमा ऋषि। आपने ध्यान दिया होगा 12वीं वाले बच्चों ने, तो ये आया था महाजमा ऋषि, तो ये हो गया था महर्षि। क्यों हुआ था? क्योंकि आ के बाद आया री, तो ये बदल गया अर में, और अर में बदलने के कारण ये हो गया आपका महर्षि। अब आप देखिए, ये ध्यान रखें किस तरह से होता है ये परिवर्तन। ये ऐसे करके महर्षि बनेगा, ये महर्षि बना। तो गुण संधि में ए प्लस बी, गुण संधि का पहले आपको बता चुका हूं। ए प्लस बी का मतलब है ए आ बी वालों से मिलेंगे, और बी वालों से मिलेंगे तो बी में 3 तरह की स्वर जातीय है, ई ऊ और री। ई से मिलेंगे तो ए बनेगा, ऊ से मिलेंगे तो ओ बनेगा, और री से मिलेंगे तो अर बनेगा। सप्त जमा ऋषि सप्तर्षि। तो इस तरह से हमारा ये गुण संधि वाला चलता है। आगे बढ़ते हैं वृद्धि संधि की ओर। ये आ गया आपका वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है वो देख लें। आ का ए आई से मेल होने पर, वृद्धि संधि में हम आपको पहले बता चुके हैं ए प्लस सी। ए प्लस सी, ए प्लस सी का मतलब है, ए का मतलब हुआ ए आ, और सी का मतलब हुआ ए आई ओ औ। अब उनको देखिए कैसे कैसे मिलते हैं। जब ए आ का मेल ए आई से होता है, ए आ का मेल होगा ए आई से, तो वह आई में बदल जाती है। ए आ का मेल जब ए आई से होता है तो वह आई में बदल जाती है। उदाहरण आप यहां देख सकते हैं, अ जमा ए बराबर आई। जैसे 1 जमा 1, एक का एक, एक का एक, ये एक का एक हो जाता है। आ जमा आई आ गया तब भी आई होगा। मत जमा ऐक्य मत ऐक्य। आ के बाद ए आ गया तब भी आई होगा। सदा जमा एव सदैव। आ के बाद आई आ गया तब भी आई होगा। महा जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य। अब इसमें होता क्या है, वृद्धि में गुण में जो हमारी ए बनती थी उसमें थोड़ी सी वृद्धि हो गई, उसका दीर्घ रूप आ गया, बस इतना अंतर है। गुण में ए ओ ये 2 बने, परिवर्तन होने के बाद ए या ओ बनता है गुण संधि में। ए का तो यहां दीर्घ रूप आ जाएगा आई, और ओ का दीर्घ रूप आ जाएगा औ। लेकिन कब आएगा? जब ए आ के बाद ए आई मिलेंगे, ए आ के बाद ओ औ मिलेंगे, तब उनका दीर्घ रूप होगा। जैसे यहां देखिए, ए के बाद ओ आ गया तो औ में बदल जाएगा। जैसे वन जमा औषधि वनौषधि। आ जमा ओ आ गया वो भी औ हो जाएगा। महा जमा औषधि महोषधि। ए जमा औ आ गया तो भी औ होगा। परम जमा औषध परमौषध। आ जमा औ आ गया तब भी औ होगा। महा जमा औषध महौषध। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये ध्यान रखें, वो जो क्रम है आपका ए प्लस बी ए प्लस सी, उसमें थोड़ा थोड़ा चरणबद्ध परिवर्तन आता है।
वो क्रमबद्धता यदि आप याद रख सके, इससे पहली जो स्लाइड थी उसको यदि याद रख सके तो निसंदेह आपको बहुत फायदा होगा, आप संधि को भूल नहीं सकते। आगे चलते हैं हम यण संधि की ओर। यण संधि का जैसा मैं बता रहा था साथियों, यण संधि को हम यव भी कह सकते हैं। यव, यव क्यों? क्योंकि इसमें य और व बनता है। य कब बनता है? जब ई दोनों में से कोई भी, उसके बाद कोई स्वर आ जाए तो ई बदल जाती है य में, और ऊ के बाद कोई स्वर आ जाए तो वह बदल जाता है व में, और री के बाद कोई स्वर आ जाता है तो वह बदल जाता है र में। ये परिवर्तन आते हैं। अब उदाहरण के द्वारा इनको देखो, जैसे ई के बाद आ गया तो ई बदल जाएगी ये में, और अ या आ ये उस पे मात्रा की तरह सवार हो जाते हैं। ये ध्यान रखना है। अब जैसे यहां देखिए यदि जमा अपी, अब इसमें क्या हुआ है? यदि ई है या छोटी, उसको जमा किया गया, उसको मिलाया गया आ के साथ, तो क्या परिवर्तन आना चाहिए? जो ई है वो य में बदल जाएगी। यहां देखिए आप, आधे य में, यहाँ एक चीज और ध्यान रख लें, हलंत य है, ये वह भी हलंत है, र भी हलंत है, इनको ध्यान में रखें। तो यदि जमा अपी तो यद्यपि हो गया। अब आप ये भी पूछ सकते हैं ये द कहां से आ गया? द तो इसमें पूरा था। तो यदि हम जो यदि में जो दी है उसमें से यदि हम ई की मात्रा निकाल दें तो आप सोचिए क्या बनेगा? ये तो हलंत ही रह जाएगा क्योंकि इसमें से स्वर निकल गया। ये इस तरह से निकलेंगे। जब यदि में से ई निकलेगी तो द हलंत रह जाएगा, ई बदल जाएगी ये में, तो यद्यपि जैसा हमारा आ रहा है ये रूप इसका ऐसा बन जाएगा। द हलंत और यह पूरा हो जाएगा। यह पूरा क्यों होगा? क्योंकि अपी का जो आ है वो इस यह को पूरा कर देगा, ये इसे पूर्ण बना देगा। अब यहां देखिए इति जमा आदि इत्यादि, ये वही हुआ है। इति में यह तो ते हलंत रह गया, और ये में आ मिलकर के या बन गया इत्यादि। नदी जमा अर्पण नद्यर्पण, देवी जमा आगमन देव्यागमन। तो इन सब में यही हुआ है कि ई के बाद हमारा जो विकार आता है वो ये आता है कि ई ये में परिवर्तित हो जाती है, और बाद का जो स्वर है वो मात्रा की तरह उसके साथ जुड़ जाता है। ऊ में क्या होता है? दोनों ऊ में से ह्रस्व दीर्घ में से कोई भी आए और उसके बाद कोई स्वर आ जाए तो ऊ जो है वो व में बदल जाएगा, व में। जैसे अनु जमा आए अन्वय, वही हुआ है। ऊ जब इसमें से निकाला हमने तो न तो रह गया हलंत, ऊ बदल गया व में, आ उसमें मिलकर के उसको पूरा कर देता है, और इस तरह से आपका शब्द बन जाता है अन्वय। इनके उदाहरणों को याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यदि इनको पूछ लिया जाता है तो आपको इनका संधि विच्छेद करना आसान हो जाता है यदि आप इनको याद रख पाते हैं। ऐसे ही सुजमा आगत स्वागत, अनुजमा एषण अन्वेषण, पितृ जमा आज्ञा पित्राज्ञा। यह पितृ ही, अब यहां देखिए इसका हमने व्याख्या दी है, री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर री का र हो जाता है, इसे यण संधि कहा जाता है। अब यह पितृ है, पितृ में आज्ञा, जब री आ में जुड़ेगी तो वो रा हो जाएगा, ते आधा हो गया। अब यहां भी इसको समझ लें, जो त्रा आया हुआ है, त्रा का मतलब यही होता है कि त हलंत और रा, ये होता है त्रा। तो यह पित्राज्ञा, इसे देख करके आप घबराए ना, आपको ये नहीं लगना चाहिए ये क्या हुआ, आप तो कह रहे रा बनेगा, यह पितृ है, पितृ का रे बन जाएगा, आ उसमें मात्रा की तरह जुड़ जाएगा तो रा हो गया। पर आपने ये ध्यान नहीं दिया कि इससे पहले जो त है वो हलंत है, इसलिए हलंत त और र मिल करके त्र बन जाते हैं। आपने जो संयुक्त स्वर पढ़े होंगे उनमें ये ध्यान दिया होगा। तो ये है आपकी यण संधि, जिसमें य व और र बनता है, इनमें परिवर्तन होता है।
अब आप अयादी संधि के बारे में देखिए। अयादी का मतलब क्या है? सी प्लस। अयादी दिमाग में आते ही हमारा फार्मूला भी दिमाग में आ जाना चाहिए, सी प्लस। सी प्लस का मतलब है ए आई ओ औ, इनके बाद कोई स्वर आए, ए आई ओ औ इनके बाद यदि कोई स्वर आता है तो वो क्या बनते हैं, ये ध्यान रखना है। उनका भी एक क्रम है। ए के बाद कोई स्वर आएगा तो ए बदलेगा आय में, आई के बाद कोई स्वर आएगा तो आई बदलेगी आय में, और ओ के बाद कोई स्वर आएगा तो ओ बदलेगा अब में, और औ के बाद कोई स्वर आएगा तो औ बदलेगा आव में। इसे अयादी संधि कहते हैं। कैसे बदलेंगे? क्रम से। कौन सा क्रम है ये देखिए, ए जमा अ तो बन गया अय। अब अय उदाहरण यहां दिया है ने जमा अन का। अब देखिए इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से समझा देता हूं आपको कैसे बदलते हैं। बहुत बार बच्चों को दिक्कत आती है, कक्षा में भी मैं कई बार जब पढ़ाता हूं तो बच्चों को ये लगता है कि सर समझ में नहीं आया, नयन कैसे बन गया। तो देखिए यहाँ इसको समझना बहुत जरूरी है। ये यदि समझ में आ जाता है तो फिर आपको आसानी रहेगी। हम क्या बता रहे हैं? ए आ गया है, ए के बाद कोई स्वर आ गया तो कैसे परिवर्तन होगा? देखिए ए को अलग निकाल लीजिए आप, तो न तो रह गया हलंत, ए अलग निकल गया तो न हलंत रह जाएगा, जमा। अब हम कह रहे हैं ए और आ दोनों मिलके बनते हैं आय। ने में जो ए है, ए बन गया आय, और अब रह गया आपका अन। अब जो अन है वो उसमें मात्रा की तरह चढ़ जाता है या साथ में जुड़ जाता है। देखिए अब ये आ गया हमारा। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? न जमा अ। अब ये न हलंत है, आ इसको पूरा कर देगा तो ये आपका ना हो गया। ये हलंत है, आ से मिलेगा तो यह पूरा हो जाएगा, और ये ना करना। इस तरह से आपका नयन बनता है। ऐसे ही शे जमान शयन बन जाता है। अब यह दूसरा देखिए, आई, आई के बाद आ गया तो क्या बनेगा? आय। यदि ए है तो आय, और आई है तो आय। उदाहरण देखिए, गए जमा अक, गायक। अब गई यहां आया है तो इसको धीरे धीरे आप जोड़ के देखिए, उसी तरह जैसे मैंने जोड़ा है। आई को अलग निकालिए, ग हलंत रह जाएगा, आई आय में बदल जाएगी। आय में जो यह है वो हलंत है, तो जो अक वाला आ है वो उसको पूर्ण कर देगा। इस तरह से गायक बनेगा। आप इसको अलग अलग करके जोड़ेंगे तो जैसे मैंने ये जोड़ा है वैसे ही आप इसको आराम से गायक बना सकेंगे। अब एक चीज और मैं बता दूं, गायक यदि शब्द ही आ जाता है, गायक बताइए, इसका संधि विच्छेद कीजिए गायक का। अब आप यहाँ देखिए गायक का जब हम संधि विच्छेद करेंगे गायक, तो आपको ये तो पता लग गया कि यहाँ है आय, आय नहीं है आय। आय होता तो बनता गयक, लेकिन यहाँ है आय। आय से ही आप समझ जाइए कि ग के ऊपर आई की मात्रा है। ग जमा आई, गई, गई जमा अक होगा। अक क्यों होगा? अब आप ये पूछ सकते हो जी अक ही क्यों होगा? क्योंकि ये है। यहां यदि अक की बजाय उक होता तो उक युक बनता। यहाँ यह के ऊपर मात्रा लगी मिलती हमें, लेकिन मात्रा नहीं है तो इसका मतलब यहाँ अक है, उक नहीं है। ये बात गहराई से समझने की है। अगला देखिए, ओ जमा अ बराबर अब बन गया। ओ जमा अ अब बनना है, और औ जमा अ आव बनना है। और इनमें भी वही परिवर्तन आता है जैसे पो जमा अन पवन। अब पो प यदि स्वर से अलग कर दिया जाए तो हलंत हो जाएगा, ओ का अव बन जाएगा, और अब यहां अन से मिलेगा तो वो वन बनेगा, और प जो हलंत है उसमें आ जुड़ करके उसको पूरा करेगा। इस तरह से आपका पवन बनेगा। और यदि इसको यहीं की यहीं हम पाव कर दें तो ये पावन में बदल जाएगा। इसको एक बार समझ लें एक बार, तो आपको और थोड़ी आसानी होगी। देखिए ये ओ हो गया है जमा अन,
उसी तरह से जैसे अभी नयन हमने बताया था, इसमें क्या हुआ, ये प तो हो गया हलंत, जमा अब, ये अब हो गया, ये भी हलंत है, और जमा अन, ये बन गया। अब इसको जोड़ेंगे तो अब आप देख लीजिए क्या बनेगा। प इससे मिलकर के पूरा हो गया प, ये व इससे मिलकर पूरा हो गया व, और न पवन। अब यदि हम इसको पव कर देते तो क्या होता, यहाँ पव कर दो तो ये प तो आधा ही रहता, यहां ये हो जाता आव, और आव बनने से शब्द परिवर्तन हो जाता। तो ये क्या बनता, प जमा आ पा, और व और न पावन, फिर ये बन जाता पावन। जैसे अगला उदाहरण है, औ जमा आव, पौ जमा अक, पावक। अब ये आव आया है तो आपको समझ जाना चाहिए कि प के ऊपर जो मात्रा है वो औ की मात्रा है। अब अगला औ जमा ई, अब औ जमा ई बनेगा तो नौ जमा एक नाविक, जैसे मैं यहां बता रहा था आपको गायक में, वही यहां समझिए। इसमें क्या है, ना आ, आव, आव जमा एक, तो इसका मतलब नाव, नाव बन रहा है। नाव का मतलब हुआ आव निकल के आ रहा है। आव कब आता है, जब पहले अक्षर पे औ की मात्रा होगी, तो इसका मतलब क्या, ना पे औ की मात्रा है तभी आव बनेगा, तो ना पे औ की मात्रा हो जाएगी। अब ये बन गया, यहां नौ आ गया, जमा। अब अक नहीं कर सकते हम, क्यों नहीं कर सकते, यदि हम अक करेंगे तो बनेगा नावक, लेकिन शब्द है नाविक, तो इसका मतलब है नौ जमा इक होगा, ना कि अक। ये बस इतना सा सोचने की जरूरत है। यदि आपने ये थोड़ा सा दिमाग यहां लगाया, थोड़ा सा सोचा, तो निसंदेह आप स्वर संधि को अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए, आज इतना ही, समय काफी हो रहा है। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे व्यंजन संधि को लेकर के, और इसी तरह से हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग यदि साथ रहेंगे, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तो वही बात रहेगी, आप लोग साथ रहेंगे तो निसंदेह हम और बेहतरीन बातें जानने की, सीखने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को निसंदेह लाभ होगा, आपका जो पाठ्यक्रम है वो धीरे धीरे आपके मन तक पहुंचेगा, दिल तक पहुंचेगा, आप उसे रटने के बजाय समझने का प्रयास करेंगे, और इसी में हमारी सफलता छिपी हुई है। सफलता मेरी भी और आपकी भी, हिंदी संक्रांति की भी, हमारे शिक्षकों की भी, हमारे विभाग की भी, सबकी सफलता इसमें है कि जो पाठ्यक्रम है वो चीजें हम अच्छे से पढ़ें, अच्छे से समझें। हमें नकल की आवश्यकता नहीं है, हमारी अक्ल हमें एक बेहतरीन इंसान बनाती है। तो आज इतना ही। सभी को मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, जितने भी विद्यार्थी, जितने शिक्षक हमसे जुड़े, स्वर संधि और उसके भेदों का आनंद लिया, उनको समझने का प्रयास किया, समझ में आया है तो मैं चाहूंगा कि आप टिप्पणी करें, कमेंट करें। जो चीज समझ में नहीं आ पाई है उसके बारे में भी टिप्पणी करें कि ये चीज क्यों समझ में नहीं आ पाई। मैं प्रयास करूंगा कि उसे मौका मिले तो दोबारा समझाने का, और यदि सब कुछ ठीक रहा है तो फिर निसंदेह आपकी टिप्पणियां हमें मजबूत करेंगी, हमें ऊर्जा देंगी। अगली क्लास में हम और ज्यादा ऊर्जा के साथ आपके बीच उपस्थित होंगे। आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं, और साथ ही आभार व्यक्त करता हूं हमारे बीच जो डॉक्टर हरपाल ग्रोवर जी जुड़े रहे। तकनीकी जो चीजें हैं वो डॉक्टर हरपाल जी देखते रहे। डॉक्टर हरपाल जी, आपका भी हार्दिक आभार, आपने बहुत अच्छे से ये तकनीकी जो चीजें हैं उनको संभाले रखा। हिंदी संक्रांति परिवार इसी तरह से आपके बीच नई नई चीजें लेकर के आता रहेगा। हम सभी मिलकर के हिंदी के प्रति बच्चों की रुचि को जागृत करने का प्रयास करेंगे। जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, शुभ रात्रि।